रिजर्वेशन ये एक ऐसा मुद्दा है भारत में जिसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन जो है वो सवर्ण जाति पर अत्याचार है, तो कुछ लोग वही ये कहते हैं कि भाई ये दलितों के उत्थान के लिए लगाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक शॉर्ट टर्म के लिए लगाया गया था, हटा देना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि ये लंबे समय तक रहना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये भाई जो दलित वर्ग है उसके क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है इसलिए लगाया गया। तो कुछ लोग इसी पर बोलते हैं कि जब वो आर्थिक वर्ग के लिए लगाया गया था तो भाई उसको आर्थिक रूप से देना चाहिए, जातीय रूप से नहीं। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये आर्थिक तौर पर नहीं, ये पिछड़े लोगों की समाज में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए दिया गया था, तो इसलिए इसका आर्थिक रूप से कोई मतलब नहीं है। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब इसमें से सही कौन है गलत कौन है इसी पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं विप्रवाणी। तो रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर लोग आकर अपना ज्ञान देने लगते हैं। उसी में से एक ये महानुभाव है शस्त्र ध्रुवराठी। इनका भी क्या देख लेते हैं। किसी को भी पैसा देके भले अमीर बना दो, लेकिन उसकी कास्ट उसके साथ हमेशा रहती है। अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई आदमी अमीर हो जाए तो उसके साथ उसकी कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं होगा। रिजर्वेशन लाने के पीछे बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो बैकवर्ड क्लास है उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। और ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि जब मायावती जी सीएम बनी थी तो एक माहौल सा बना था कि बैकवर्ड क्लास के लोग आगे आ रहे थे, अलग अलग रूल्स बने, लोग सोच समझ के बात कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए अगर हम बैकवर्ड क्लास को कुछ बोल दें या फिर उनके साथ कुछ कर दें। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ एक बैकवर्ड कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेशन की वजह से कितने लाखों बैकवर्ड क्लास को कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट मिलने लगी। यही पावर होती है रिजर्वेशन की, यही इसके पीछे का लॉजिक है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो जुल्म है वो तो हमारे पूर्वजों ने किया तो हम क्यों भुगते, लेकिन यही लोग जब अपने सिस्टम की प्रॉपर्टी लेनी होती है तो उसमें पीछे नहीं हटते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है, लेकिन वही सेम लोग ईडब्ल्यूएस की बात पर चुप रहते हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर जब लोग बहस करते हैं तो अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रख के बात करते हैं, लॉजिक के बेसिस पर नहीं करते। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय समय पर लोग ये मांग उठाने लग गए हैं कि जब आर्थिक पक्ष की बात हो रही थी तो भाई आर्थिक रूप से रिजर्वेशन देना चाहिए, तो यहाँ जातीय समीकरण क्यों आ जाता है रिजर्वेशन के लिए। लेकिन इसलिए अब ये लोग नया मुद्दा लेकर आए हैं कि भैया ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि भाई रिप्रेजेंटेशन आप बढ़ा रहे हैं किस मूल्य पर, क्योंकि भारत का जो रैंकिंग है दुनिया में वो ये देखकर नहीं लगाई जाएगी कि यहाँ पर दलितों को कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पर आंकड़े सामने आती हैं। जब आप किसी भी वर्ग को बिना उसकी क्वालिफिकेशन के, बिना उसकी काबिलियत के आप एक ऐसे मुकाम पर बैठा देते हैं जहां बैठने लायक शायद वो नहीं है और किसी एक रिजर्विंग कैंडिडेट का हक मार लेते हैं, तो वहां जाकर आपका देश पे चढ़ रहा है। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की तो उसकी वजह से काफी सारा एक चेंज आया था सोसाइटी में और लोग उस समाज के लोगों के बारे में कहने के लिए डर रहे थे। तो जरा ये सोचिए कि मायावती सीएम के तौर पर कैसी थी, क्या उन्होंने कोई ऐसा काम किया फिर सीएम को करना चाहिए था। और मैं साफ तौर से कह सकता हूँ कि सीएम के तौर पर पूरी तरह से फेल हुई थी। अब क्योंकि वो एक विशेष जाति से है इसलिए उनको सीएम बना देना चाहिए, तो ये बात तो कहीं हजम नहीं होती है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई लोग डरने लगे थे, तो इस डर का आप क्या ही करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में डर बैठाकर आप दो समाज के बीच का भेदभाव खत्म नहीं कर सकते हैं। इससे भेदभाव की खाई और बढ़ेगी, क्योंकि लोग सजा के नाम से या कानून के नाम से डरकर भले ही कुछ ना कहेंगे, लेकिन मन ही मन उनके भीतर भेदभाव बढ़ता ही चला जाएगा। आप एक बच्चे से सोचकर देखिए, जो बच्चा नहीं जाता समाज में SC ST OBC क्या है, लेकिन जब वो एक एग्जाम देता है जहाँ उसी के संग का इंसान जो उसी के साथ पढ़ा है, सब कुछ चीज उसने उसके साथ करी है, लेकिन उससे कम नंबर लाने के बावजूद उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष जाति से ताल्लुक रखता है, लेकिन उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है जिसने पूरी मेहनत करी थी, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का है। तो आप सोच के देखिए उसके मन में कितनी हीन भावना आएगी। लेकिन आप यहाँ सोचते हैं कि भाई उससे उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, उस जाति का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ रहा है। यहाँ आप दूसरे लोगों के मन में उस बंदे के लिए हीन भावना पैदा कर रहे हैं। आज आप जरा सोच कर देखिए, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर रिजर्वेशन के नाम पर कैंडिडेट चुनकर बैठ जाते हैं और उनके नीचे जो लोग हैं जो कि जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा था तो वो उस ओहदे पर नहीं बैठ पाए। अब क्या वो अपने सीनियर के प्रति सम्मान रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। वो उसको हीन भावना से देखेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है वो जो पद था वो उनके लिए था, वो डिजर्व करते थे उस पद को, लेकिन वो रिजर्वेशन के नाम पर उनको नहीं मिला। और इसी जगह पर मैं काफी जगह देख चुका हूँ कि जब कोई रिजर्वेशन से एक ऊंचे पद पर बैठ जाता है तो उसके नीचे आने वाले जो उसके जूनियर्स हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं या कह लीजिए सवर्ण है, तो उनको काफी ज्यादा वो हेट देता है, उनसे ऐसे ऐसे काम कराता है क्योंकि वो उनसे ऊपर बैठा हुआ है। और वो लोग भी मजबूर हो जाते हैं वो काम करने के लिए, क्योंकि अगर कुछ कहते हैं तो उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है भाई SC ST एक्ट। किसी को भी SC ST एक्ट में फंसा लीजिए, आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकल जाएगा और आप उसके प्रति अपनी सफाई देते रहिए। जब तक फैसला आएगा तब तक तो यानी क्या से क्या नहीं हो चुका। इसी बीच काफी तरह की मूवीज बनती हैं जहाँ पर इस तरीके की बातें नहीं आती। ये अमिताभ बच्चन की मूवी है, शायद से 17 इसका नाम है, मैंने मूवी नहीं देखी, बड़ी क्लियर काफी ज्यादा शेयर होती रहती है सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर जो सैफ अली खान है वो एक दलित समाज का दिखाया गया। वो कहता है कि भाई जब बराबरी की बात करते हैं तो क्या तुम्हारी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती है, क्या तुम्हारा बाप नौकरी करने जाता है,
और इस तरीके की सुविधा, उस तरीके की सुविधा, तमाम तरीके की उसने दलीलें दे दी हैं। अब इसकी बातों को ही देखिए, तो जो कंफर्ट जोन की बातें हो रही है एसी में बैठकर पढ़ाई करने की, तो आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कुछ नहीं बच्चे जो एसी में पढ़ाई करते हैं वो ढंग से पढ़ाई कर ही नहीं पाते। और अच्छी पढ़ाई होती है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो इस हिसाब से तो आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अगर आप जनरल कैटेगरी में पैदा होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में एसी लगा हुआ होगा, आपके पिताजी लाखों करोड़ों कमाते होंगे और आप एक राजकुमार की तरह जिंदगी जीते होंगे, ऐसा नहीं है। हर कैटेगरी में गरीब और अमीर सब तरीके के लोग हैं। फिर बात वहीं आती है, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्थिक तौर पर। जब हम आर्थिक तौर पर आरक्षण की बात करते हैं तब आप कहते हैं कि भैया ये तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए है। विकास दत्त जैसे लोग हैं जो इस चीज का समर्थन करते हैं और वो एक बयान देते हैं कि भाई पिछले 5000 सालों से ब्राह्मणों के पास शिक्षा का अधिकार था और आज जब 70 साल से किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है तो ये लोगों को तकलीफ हो रही है। पहले तो ये है कि भाई ये शायद पढ़े लिखे नहीं है, या दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो अगर आप वर्ण व्यवस्था की ही बात करें तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ चारों को ही कुछ ना कुछ विशेष अधिकार थे। और जब देखें तो ब्राह्मण के पास ज्ञान का अधिकार था देने का, लेकिन ज्ञान लेने का सबको अधिकार था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मण को ही ज्ञान लेने का अधिकार था। और अगर ऐसा था तो गुरुकुल में क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के बच्चे कैसे पढ़ रहे थे? शिक्षा देने के सेक्टर में अगर ब्राह्मण का अधिकार था, उसी प्रकार रक्षा के क्षेत्र में क्षत्रिय का अधिकार था और व्यापार के क्षेत्र में वैश्य का अधिकार था। लेकिन क्या ये 3 ही क्षेत्र हैं समाज में और कोई क्षेत्र नहीं होता? सारा का सारा लघु उद्योग जो हम कहते हैं, या जो पूरा लेबर क्लास है, या छोटे मोटे जितने भी सेल्फ बिजनेसेस जिनको हम कहते हैं, सब के सब शूद्र वर्ण के अधिकार में आते थे। लेकिन ये बात ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बात अगर कह देंगे तो इसका प्रोपेगेंडा कैसे चलेगा? अगर आप देखें तो उस समय का शूद्र वर्ण जो है वो काफी संपन्न हुआ करता था, दलित नहीं था। दलित का सीधा सा मतलब होता है दरिद्र। और अगर आप पुरानी कहानी आप किसी भी पढ़ेंगे तो शुरुआत दरिद्र ब्राह्मण से होती है, ना कि दरिद्र किसी शूद्र से। अगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने किसी पर अत्याचार किया? अगर आप उस वर्ण व्यवस्था का ही हवाला दे रहे हैं तो उस वर्ण व्यवस्था में रिजर्वेशन से ज्यादा रिजर्वेशन पे जोर दिया जाता था। समाज में हर वर्ण का, हर वर्ग का अपना अपना क्षेत्र था जो कि उसके लिए प्रिजर्व था, उस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता था। और उसके आने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स थी उनको ज्यादा जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ती थी अपना जीवन यापन करने के लिए। तो ये सबसे अच्छा एक मॉडल था समाज का। लेकिन आज एक बच्चा 25-30 साल की उम्र तक तो अपना रोजगार के लिए ही जद्दोजहद करता रहता है, उसके बाद भी उसको डिजर्विंग मिलते ना मिले क्या पता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत में इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने कुछ एक जॉब को उठा लिया है कि यही जॉब है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या आर्मी में जाना हो या IAS PCS बनना हो। उसके अलावा बाकी सारी जॉब बेकार है और लोग उसको करना नहीं चाहते। लाखों करोड़ों युवा इन्हीं के पीछे भागा जा रहा है, अपनी पूरी जवानी इसी पर निकाले जा रहा है। शायद वो किसी और चीज के लिए बना है और किसी और क्षेत्र में वो अच्छा कार्य कर सकता है। और फिर इस सब में भी रिजर्वेशन जैसी चीज आ जाती है, जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट पद को डिजर्व करता है उसको वो चीजें नहीं मिल पाती है। और फिर आप कहते हैं कि भैया रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए हम इन कामों को कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते। अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आप ये देख लीजिए, क्या वो जनरल कैटेगरी की है? नहीं, वो OBC के, लेकिन उनके अंदर काबिलियत है, इसलिए करोड़ों भारत के लोग उनको चाहते हैं और उनको वोट देकर प्रधानमंत्री दूसरी बार भी बनाया और शायद तीसरी बार भी बनाए। तो अगर भारत समाज भेदभाव करने वाला ही होता तो मोदी जी को शायद प्रधानमंत्री क्यों ही बनाता, एक OBC के आदमी को क्यों ही सर्वोच्च पद पर बैठाता। लेकिन ये लोग इस चीज के बारे में बात नहीं करते। इन लोगों ने भारत को जातियों में बांट के रखा है और इनमें से भी हिंदू समाज को तोड़ने का काम करते रहते हैं समय समय पर, जिसके लिए काफी सारे प्रोपेगेंडा खेलते रहते हैं, जिनमें रिजर्वेशन भी एक काफी बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ बयान देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अत्याचार तो हमारे पूर्वजों ने किए थे, लेकिन जब पूर्वजों की संपत्ति की बात आती है तो ये पीछे नहीं हटते, पर उनका किए हुए अपराधों के लिए भुगतने के लिए क्यों ये पीछे हट जाते हैं। तो थोड़ी बात तो हमारा ये है कि अभी तक ये मेरे ख्याल से सिद्ध ही नहीं हुआ है कि पूर्वजों ने अत्याचार किए भी थे। कहीं सारी बातें नहीं होंगी भी या नहीं होंगी, तो पूर्वजों की संपत्ति और अत्याचार की बात अलग जरूरी नहीं कि हर किसी के पूर्वज ने ही अत्याचार किए थे तो आप हर किसी पर इसका थप्पा क्यों लगा सकते हैं। दूसरी तरफ ये बात कहते हैं कि वही लोग EWS पर चुप हो जाते हैं। तो जनाब, मैंने आज तक EWS को समर्थन नहीं किया। और EWS की मांग उठी हुई क्यों थी? क्योंकि आपने एक विशेष वर्ग को आरक्षण दे रखा है। अगर आप इस वर्ग का आरक्षण हटा देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी सवर्ण EWS का समर्थन नहीं करेगा। इसी तरीके से ये लोग कहते हैं कि भैया मराठा आरक्षण पर बात नहीं करते या और भी तरीके की बातें ये करते रहते हैं। तो फिर वही बात आती है कि मराठा आरक्षण की मांग उठ ही क्यों रही? क्योंकि जब आप एक विशेष वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं तो इसलिए और वर्ग भी उठकर आते हैं, कहते हैं भाई जब इन लोगों को आरक्षण मिल रहा है तो हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी तरफ एक काफी बड़ा झूठ ये लोग फैलाते रहते हैं कि भाई बाबा साहेब अगर चाहते तो अपनी जाति के लोगों को ही विशेष अधिकार देते, लेकिन उन्होंने तो भी सिपाहियों को अधिकार दिया और उनकी रिजर्वेशन बनाया। अब ये लोग शायद तो पढ़े लिखे नहीं है या लोगों को पागल बनाते हैं, क्योंकि OBC जैसा शब्द आजादी के वक्त था ही नहीं।
ओबीसी आरक्षण जो है वो 90 के दशक में लागू हुआ था और ये मांग भी इसलिए उठी थी क्योंकि SC/ST को आरक्षण मिल सकता है तो हमको आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता। और आप कहते हैं कि आरक्षण से भेदभाव खत्म होगा, तो जनाब आरक्षण से भेदभाव कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और 70-75 सालों में अगर आप ना आर्थिक रूप से ना ही आपका रिप्रेजेंटेशन समाज में इतना बड़ा है तो मैं समझता हूँ आरक्षण में कहीं ना कहीं खोट है। और आप जब खुद सोच कर देखिए कि एक तरफ एक आरक्षण वाला बंदा है जिसको सरकार फ्री में उसको कोचिंग देती है, उसकी फीस माफ है, सब तरीके से उसको फायदा मिलता है, फिर भी वो उतने मार्क्स नहीं ला पा रहा है कि वो क्वालिफाई भी कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ जनरल का बंदा है जिसको पूरी की पूरी फीस देनी पड़ रही है, उसको कोचिंग भी सरकार नहीं देती फ्री में, उसके लिए भी उसको पैसे देने और भाई कहीं तक वो पैसे नहीं भी होते तो वो नहीं कर पाते। उसके बाद भी अगर वो इतने ज्यादा नंबर लेके आ रहा है तो भाई दिमाग आदमी बचपन से लेकर पैदा नहीं होता है, दिमाग सब में बराबर होता है, क्षमता सब में बराबर होती है। और अगर आप में क्षमता नहीं है तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि आप उस चीज के लिए बने ही नहीं है। हर इंसान अलग अलग चीजों पे निपुण होता है और आप अपनी काबिलियत पहचानिए कि जहां आप अच्छा कर सकते हो उस चीज पर भी जोर दीजिए, ना कि किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट हक मारकर आप उसके ओहदे पर बैठ जाइए, क्योंकि आप ना तो उसका भला कर रहे हैं, ना अपना ही भला कर रहे हैं, ना ही देश का भला कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आप अपने विचार कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर मेरी बात समझ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से जो वीडियोज हैं वो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आती रहें। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।